तो इंस्टाग्राम पर ये हमारा पहला प्रैक्टिकल वीडियो है और टाइटल है स्कोप इन अकाउंटिंग। आप में से बहुत सारे लोग मान लीजिए टैली ERP9 सीख रहे हैं या भविष्य में कभी सीखेंगे, तो आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आती होगी कि हम टैली ERP9 को सीख रहे हैं, इसमें हम टाइम दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, क्या हमारे लिए इसमें स्कोप है या नहीं है, हम मंथली अच्छी अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। तो इस टाइप के जो सवाल हैं आपके दिमाग में ज़रूर आते होंगे। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँगा और सारा सब कुछ समझाने की कोशिश भी करूँगा। हालांकि मैं अपने YouTube वीडियो में ये चीज़ें बार बार बता चुका हूँ, हो सकता है कि आपने नहीं देखा हो, तो यहाँ पर वन लास्ट टाइम इंस्टाग्राम पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप में से सारे लोग जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख लें और अगर आपके दिमाग में ये सवाल है तो उसका जवाब आपको मिल जाए। देखिए, आप अकाउंटेंट बनकर मंथली कितना अर्न कर सकते हैं ये अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और एक एक पॉइंट से मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी अर्निंग किन किन बातों पर डिपेंड करती है अगर आप अकाउंटेंट बनते हैं तो। पॉइंट नंबर 1, एरिया डिमांड। अब देखिए, आप कहाँ पर रह रहे हैं या फिर आप अकाउंटेंट बनते हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो कहाँ पर कर रहे हैं, किस एरिया में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप किसी छोटे से गांव में रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा बिजनेस नहीं है, ज़्यादा दुकानें नहीं हैं, ज़्यादा लोग जो हैं वो GST में रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं, जाहिर सी बात है कि जहाँ पर लोगों को अकाउंटेंट की ज़रूरत ही कम है, अगर आप वहाँ पर अकाउंटिंग के लिए जाते हैं तो आपकी अर्निंग मामूली सी बिल्कुल कम होने वाली है। और वहीं आप मान लीजिए कि अगर आप टैली सीख करके कहीं किसी शहर में रह रहे हैं या किसी शहर में काम करने के लिए जाते हैं जहाँ पर बिज़नेस फैला हुआ है, जहाँ पर बड़े बड़े बाजार हैं, जहाँ पर तरह तरह के जो काम होते हैं, इंडस्ट्रियल काम जो होते हैं वो काम भी हैं, तो वहाँ पर आपको जाहिर सी बात है वहाँ पर अकाउंटेंट की डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो एरिया डिमांड जो है वो डिपेंड करता है, बहुत ज़रूरी है कि आप जिस जगह पर भी काम करने के लिए जाते हैं वहाँ पर अकाउंटेंट की डिमांड हो। अगर डिमांड नहीं होगी तो आपको कहीं पर जॉब नहीं मिलेगी और ज़्यादा डिमांड्स होगी तो आपको ज़्यादा जो कंपनीज़ है काम करने के लिए मिलेगी। पॉइंट नंबर 2, एक्सपीरियंस। अब देखिए, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए कि अगर आपने टैली ERP9 अभी सीखना शुरू किया है और आपने कोर्स पूरा कर लिया है और अब आप चाहते हैं कि मार्केट में जाकर के आप काम करना चाहते हैं और अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, तो देखिए, अकाउंटिंग का काम ऐसा है कि आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा आपको अर्निंग होगी या उतनी ही ज़्यादा आपको इनकम मिलेगी या सैलरी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप नए नए हैं, आप किसी भी शॉप पर जाते हैं काम करने के लिए, तो आप सैलरी डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? आप अभी एकदम फ्रेशर हैं, आपको पता नहीं है ये काम कैसे होगा, कैसे करना है, कितनी सैलरी होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं। तो मान लीजिए कि आपकी नॉर्मल बेसिस सैलरी जो है 8,000 या 10,000 रुपये से शुरू होती है और आप 8,000 या 10,000 रुपये में काम करना शुरू कर देते हो। तो जैसे ही आप काम करते हो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगता है, आपको पता चलने लगता है कि अकाउंटेंट जो होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, क्या डिमांड होती है। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आप सारी चीज़ें जो है आपके सामने ओपन होती जाती है और आपको ये पता चलने लगता है कि अकाउंटेंट की क्या डिमांड है और कितना वो मंथली अर्न कर सकता है। ओवरऑल जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होने लगता है आप एक बेहतर अकाउंटेंट बनने लगते हैं और आपकी जो डिमांड है या आपकी जो सैलरी है या आपकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको शुरू में कम सैलरी मिल सकती है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 3, वर्किंग कैपेसिटी। अब वर्किंग कैपेसिटी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंटिंग का जो काम है वो एक ऐसा काम है कि अगर मान लीजिए आप पार्ट टाइम के रूप में कहीं पर अकाउंटिंग करते हैं तो पार्ट टाइम में आप 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह, 10 जगह या 15 जगह भी पार्ट टाइम अकाउंटिंग कर सकते हो। और पार्ट टाइम अकाउंटिंग क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। पार्ट टाइम अकाउंटिंग भी की जा सकती है। तो अब यहाँ पर वर्किंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं कहीं पर 10 जगह पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम कर रहा हूँ और 10 जगह का काम मैं इजीली हैंडल कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं 2, 3 या 5 जनों का और काम ले सकता हूँ, तो मेरी जो टोटल पार्टीज़ है वो बढ़ करके और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो जितनी मेरी पार्ट टाइम पार्टीज़ बढ़ेगी उतनी ज़्यादा मेरी इनकम बढ़ेगी। अब मान लीजिए कि एक ऐसी लिमिट आ जाती है कि अब मैं 20 जनों से या 25 जनों से ज़्यादा का काम नहीं कर सकता, तो वहाँ पर आपकी अर्निंग जो है वो वहीं पर रुक जाती है। तो ओवरऑल अगर आप पार्ट टाइम के रूप में कहीं पर अकाउंटिंग करते हैं तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी पार्टियों का काम संभाल सकते हो और किस पार्टी से आप कितने रुपए लेते हो,
कितना आपको वर्कलोड मिलता है और कितना आप संभाल सकते हो, ये भी आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए ओवरऑल दोस्तों, जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट अगर आप समझते हो कि आपके एरिया में डिमांड कितनी है, आपको एक्सपीरियंस कितना है और आपकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, आप कितना काम संभाल सकते हो, ये सारे पॉइंट जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि आप मंथली कितना अर्न कर सकते हो। तो अब बात जब प्रैक्टिकल वीडियो की हो रही है तो मैं आपको लेकर के चलूँगा एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मान लीजिए कि प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पर कितना वर्कलोड होता है, मैं पार्ट टाइम के रूप में काम करता हूँ, कितना वहाँ पर वर्कलोड होता है, क्या काम करना पड़ता है और मंथली कितनी अर्निंग होती है। केवल एक जगह मैं आपको बताऊँगा, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप अगर अकाउंटेंट बनते हैं और आपका एरिया डिमांड जो है वो अच्छा है तो आप मंथली कितना अर्न कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ उस एक जगह पर जहाँ पर मैं अकाउंटिंग का काम करता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो हम आ गए अभी वीवो के एक्सक्लूसिव स्टोर में। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले क्विक रिव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मोबाइल डिस्प्ले एरिया, यहाँ पर मोबाइल्स रखे हुए हैं जो भी वीवो के लेटेस्ट लॉन्च है वो। और ये हमारा सामने है कैश काउंटर एंड बिलिंग काउंटर, ओके। और ये है हमारा कस्टमर सिटिंग एरिया, यहाँ पर कस्टमर्स बैठते हैं। तो डायरेक्टली पॉइंट की बात पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरा जो छोटा भाई है वो काम करने के लिए आता है और डेली क्या काम करना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में मैं बताऊँगा कि आपको अकाउंटिंग में कितना स्कोप है और कितना काम करना है। तो यहाँ पर मेरे सामने पड़े हैं बिल्स। सबसे पहले ऊपर पड़े परचेज़ के बिल। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें परचेज़ के बिल एंट्री करने हैं जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। आफ्टर दैट यहाँ पर पड़े कुछ सेल्स इन्वॉइस, आपके सामने ये सारे सेल्स इन्वॉइस हैं। तो फिर यहाँ पर उसके बाद में परचेज़ की एंट्री के बाद में सेल की एंट्री करनी है। तो 5, 7, 10 बिल हैं, ये एंट्री हो जाएंगे।